अखियां लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे, हम कैसे काही तह से व्याकरण से प्यार नहीं खे, हम अब पढ़ व्याकरण दुई क्लास पर हुई गे। चलो अब तो हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। अब व्याकरण में आपको पता होना चाहिए कि हम स्वर खत्म कर चुके हैं, स्वर पढ़ा चुके हैं। अब जो हमारा जो है पढ़ाने वाले हैं व्यंजन, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लाइन गाई क्योंकि आज बहुत मैं गाना ये मुझे पसंद आ रहा है कि अखियां लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो हम पढ़ने वाले हैं, देखो भैया व्यंजन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया व्यंजन तो हम पढ़ चुके हैं। भैया व्यंजन नहीं पढ़े हैं अभी जो हम पढ़ने वाले थे स्वर समाप्त किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, व्यंजन का। दूसरी बात, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है यूपी बीएड के अगर आप बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं। भरोसा करो कि जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यों के त्यों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं कि आपसे जो कुछ वहां कुछ कमियां हो जाए, ठीक है। चलो तो व्यंजन हम शुरुआत करते हैं। क्या मेरा टॉपिक कौन सा रहेगा, व्यंजन। अच्छा, इससे पहले भैया हम स्वर पढ़ चुके हैं ना, आपको पता होना चाहिए स्वर तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो कोई मुझे ये बता दे कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। हमने आपको बताया था, मेरी बातों को याद रखें। कौन सा कि स्वर जो होते हैं भैया स्वतंत्र होते हैं। पहली तो ये बात, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब है कि जब इनको बोला जाता है तो किसी की सहायता नहीं ली जाती। ये अपने आप को अंबानी समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं, आप मान लो कि ये क्या है, एक मिनट के लिए अंबानी है। क्या है भैया, अंबानी। और बाकी रहे कौन, लिखेंगे नहीं, कोई बात नहीं, इतना समझ लो। ये है अपने आप को अंबानी और ये है एक गरीब परिवार जो ये सबकी सहायता लेते हैं, खास करके किनकी, या हम कह सकते हैं ये है मोदी। क्यों, क्योंकि मोदी जी हमेशा सहायता लेते हैं किनसे, अंबानी जी से, जब भी चुनाव लड़ना होता है। तो हम कह सकते हैं तो व्यंजन क्या, क्यों, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो हमेशा स्वर की सहायता लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन अस्वतंत्र है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इनकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो क्या है कि ये सबसे पहली बात क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे वर्ण, ऐसे लिख सकते हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बस इतनी बात लिख लो, क्या है, लेनी पड़ती। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कि वे वर्ण जो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बेहतरीन तरीके से व्यंजन को पढ़ते हैं, एक एक भेद को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। क्या है व्यंजन का वर्गीकरण, है क्या, ये कहना क्या चाहता है वर्गीकरण, ठीक है। तो उस पर सबसे पहले परिभाषा डाल लीजिए आप, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये हमारी एक छोटी सी सुंदर सी परिभाषा रही। कौन सी भैया, कौन सी परिभाषा, ऐसे लिख लो, व्यंजन का या व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। ये तो क्या है वर्गीकरण, देखो एक सबसे पहले अगर हम इनको कुछ वर्गीकरण में बांटे तो एक होता है, आपको पता होना चाहिए, एक होता है, मैं बता दूं आपसे, एक होता है भैया स्पर्श व्यंजन, इसमें बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन होता है, मैं आपको बता दूं स्पर्श व्यंजन ये कितने होते हैं, आपको हिंदी में 25 होते हैं और ये कहां से कहां तक होते हैं भैया, का से मां तक होते हैं, ये भी याद रखना। कौन, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद जो आते हैं दूसरे नंबर पे एक आपको नजर आएगा, कौन सा, अंतस्थ वर्ण। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। तो ये आप याद रखने की अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये कितने होते हैं,
4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अभी हम इनके बारे में भी बात करेंगे। अब फिर तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि भैया बचवा ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म मतलब गर्म व्यंजन। गर्म मतलब इनको बोलने में जीभ थोड़ी रगड़ के बाहर बोलती है, इसीलिए वो गर्म हो जाती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऊष्म व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जैसे ही आप लिखोगे सा, मूर्धन्य सा, फिर क्या है ये दंत सा, फिर क्या है हा। तो ये कुल वर्ण, ये हम व्यंजन का जो वर्गीकरण करते हैं तो हम 3 तरीके से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप कहोगे कितनी संख्या होती है भैया? 33 होती है। स्वर कितने होते हैं? इसी लगे हाथ में आप ये भी सोच लो कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। याद हो गया होगा? नहीं याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब हम आपको याद कराने वाले हैं। तो इस बात को समझ लो, व्यंजनों का वर्गीकरण जब भी पढ़ना है तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। का से मा तक कितने होते हैं? 25। क्योंकि ये 5 वर्ग, अभी हम बताएंगे, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, आगे चल के बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अभी इनके बारे में एक एक व्यंजन पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप भरोसा रखें। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। उस कौन सा? सा, हा, यानी तीनों सा और हा। और इसमें से एक बात, ये कुल व्यंजन कितने हुए? 33। अगर आपसे स्वर पूछ लिया जाता है कि कुल स्वर कितने हुए तो आपको तुरंत कहना है कि हाँ भैया स्वर तो 11 रहे, तो व्यंजन 33। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भैया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं व्यंजन पढ़ने से पहले। ठीक है, देखो आपको पता है कि व्यंजन की शुरुआत हमारी जो होती है वो कहां से होती है, ये समझो थोड़ा। यही आपको समझना है, बाकी को समझना ही नहीं है। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी शुरुआत हुई, देखो भैया का, और इधर हम पे क्या रखा? खा, फिर क्या है? गा, फिर क्या है? घा, और ये क्या है? अंगा। ठीक है, अब समझना, आपको इसमें इस बात को याद रखना है कि जैसे हमने स्वर में संख्या गिनवाई थी, इसी प्रकार से इसमें भी एक ये है, ये दूसरे नंबर पे है भैया, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, और ये 5वें नंबर पे। ये इस नंबरों को याद रखना। ठीक है, इन नंबरों को याद रखना। हम एक एक व्यंजन पे बात करने वाले हैं। तो पहली लाइन हमारी क्या होगी? का, खा, गा, घा, अंगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा। ठीक है, बहुत टीचरों ने बताया है तो हम भी सोच रहे हैं साथ में बता ही देते हैं। आपको कुछ यहाँ पे ये बिंदी नजर आ रही होगी, ये देखो बिंदी। ठीक है, अंगा के पास में एक इससे संबंधित कुछ बातें समझो। ठीक है, ये बात है, देखो आपको ये मान लो कि ये कोई वर्ण है। ठीक है, मान लो कोई एक वर्ण है, इसमें देखो कि एक वर्ण में किस किस प्रकार से बिंदी लग सकती है। देखो एक आपको यहाँ पे बिंदी नजर आती होगी किसी भी वर्ण में, एक बिंदी आपको यहां नजर आती होगी, एक बिंदी आपको भैया इसके नीचे बिंदी नजर आती होगी, एक बिंदी इसके नीचे बिंदु नजर आता होगा। ये कोई वर्ण है, बिंदु समझो, एक ऊपर बिंदु है, एक साइड में बिंदु, एक नीचे, किसकी इधर साइड में बिंदु है। इन बिंदुओं के नाम क्या है साथ में देख लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इन बिंदुओं के नाम क्या है? तो समझो एक बात यहाँ पे, सबसे पहली बात कि ये जो पाई आपको नजर आ रही है इसको क्या कहते हैं? सिरोरेखा। आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं भैया? सिरोरेखा। अच्छी बात है, जानते हैं। ठीक, बहुत बच्चे जानते होंगे इसको क्या कहते हैं? सिरोरेखा। ये जो पाई है जो यहाँ नीचे नजर आ रही है इसको क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? खड़ी पाई। अच्छी बात है। ये जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और ये मात्र 11 स्वरों पर ही लगती है, बाकी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। कभी भी व्यंजन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, ये जो बिंदु आपको नजर आता होगा ये वाला, ये बिंदु आपको पता है वही वाला है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या? पंचमा अक्षर। क्या कह सकते हैं भैया कि ये हमारा क्या है? पंचमा अक्षर, या कह सकते हैं ये नासिक व्यंजन है। क्या है? छोड़ो, पंचमा अक्षर वही नासिक व्यंजन, एक ही बात है। ठीक है, अब बात आती है इस बिंदु का, इसका क्या नाम है? तो देखो इसका जो नाम होता है भैया मैं बता दूं, इसका एक नाम मिला है आपको, ताड़न जात बिंदु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
ताड़न जात बिंदु। इस बिंदु को ताड़न जात हो सकता है, या फिर आप इसको कह सकते हो फेंका हुआ वर्ण, फेंका हुआ भी व्यंजन कहते हैं इसको। फेंका हुआ वर्ण कहने का मतलब है, और ये लगता किन वर्णों पे है, मात्र 2 ही वर्णों पे लगता है। आपको पता होना चाहिए ये बिंदु और एक कौन सा भैया, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, अढ़े और अढ़े। ठीक है, हम वैसे अगर देखने में नजर आए तो ये भाई जो टा वर्ग है इसके तीसरा और चौथा वर्ण है। ठीक है, और जब भी इसके नीचे बिंदु लग जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ताड़न जात बिंदु, या इन्हीं को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। आगे हम बताएंगे इन्हीं को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इन्हीं को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो ये मात्र 2 ही व्यंजनों के ऊपर ये नीचे वाली बिंदु लगती है। अब आता है ये वाला बिंदु, ये क्या है भैया, ये भी एक बिंदु आपके सामने नजर आएगा। तो इस बिंदु को भैया आपको मैं बता दूं, इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। और ये हमेशा जिन वर्णों के नीचे लगता है वो अरबी फारसी के हो जाते हैं। किसके, अरबी फारसी के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, अरबी फारसी के। वो कितने वर्ण हैं आपको पता होना चाहिए, 5 ही वर्ण है। का है एक कौन है, खा है, एक कौन है भैया, गा है, और एक कौन है, जा है, और एक कौन है, फा है। इनके अगर हम नीचे ये बिंदु यहाँ आगे लगा देते हैं तो ये अरबी फारसी के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, अरबी फारसी के हो जाएंगे। भाषा विज्ञान में जब आप पढ़ेंगे राजभाषा, ठीक है, उसमें जब मानक भाषा पढ़ने वाले जब पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें आपने देखना कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये बात कही थी। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कही थी कि अगर ये नुक्ता इन 5 वर्णों के आगे लगा दिया जाए तो ये अरबी फारसी के मान लिए जाएंगे। किसके, अरबी फारसी के ये वर्ण हो जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो आपको मैंने इस बिंदु से जुड़ी हुई बात बताई है। दूसरी बात, ये पंचमाक्षर किससे लगता है, एक ही मात्र ये का वर्ग के 5वें वर्ण में ही लगती है, बाकी कहीं नहीं लगता। ताड़न जात बिंदु यानी जो ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको फेंका हुआ बाद में बताएंगे, इसके बारे में एक एक वर्ण पे बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, नुक्ता चिन्ह किस पे, यही इन्हीं 5 वर्णों पे ये बिंदु लगता है। तो हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहला हमारा वर्ग था। ठीक है, इसी को कहते हैं का वर्ग। हम एक एक वर्ग पे बात करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम पहले व्यंजन आपके सामने सारे लिख देते हैं। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, देखो का वर्ग। इसके बाद आता है हमारा, भैया आपको पता होना चाहिए कौन सा, चा वर्ग। कौन सा, चा वर्ग। तो चा है, फिर छा है, फिर कौन सा है, जा, फिर क्या है भैया आपका पता होना चाहिए, झा है, और फिर क्या है, इया। ठीक है, अच्छी बात है, अगर है तो है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये नंबरिंग नहीं भूलना है। का से मतलब एक से मतलब है कि हर वर्ग का पहला वर्ण हम एक एक करके सब संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। चा हो गया, फिर कौन हो गया, टा है, फिर ठा है, फिर क्या है, डा। अब देखो यही टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा है। अगर इसी के आप इनको इनके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ये अढ़े हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या है, ढा है। अगर इसके ये बिंदु इसके नीचे लगा दे तो ये अढ़े हो जाएगा। तो टा ठा डा ढा और फिर ये क्या हो जाएगा, अड़ा। अगली बात करें तो ये हमारा ता है, फिर क्या है, था है, फिर क्या है, फिर क्या है भैया, दा है, फिर धा और ना। अच्छी बात है। अगली बात करें, पा है, फिर क्या है, था है, ये बा हो गया, ये भैया भा हो गया, ये फिर क्या हो गया, मा हो गया। ठीक है, देखो ये कुछ वर्ण जो ये वाले हैं, झा है और एक ये भा है, ये वर्ण परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, कभी कभी देखा होगा इनके दूसरे रूप में मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ये वर्ण मिला होगा, इसको अमानक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अमानक वर्ण कहा जाता है, मगर आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है, देखो समझो थोड़ा, यहाँ पे ये वर्ण हो गए। अगली बात करें तो यहाँ पे एक ये मिलेगा, या है, रा है, ला है और वाह है। अगली बात करें तो सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है, फिर हा है। अब इन पे बात करेंगे। देखो समझना, इस पे इन पे एक एक बात समझना भैया। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि ये
वर्ण कितने हैं, यानी वर्ग कितने हैं, क्योंकि वर्ग उन्हीं का इसमें हिंदी वर्णमाला में वर्ग उन्हीं का माना गया है जिनके पास 5 वर्ण हैं। तो 5 वर्ण है, देखो ये 5 वर्ण है, समय देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए ये वर्ग हैं। अब कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। तो एक चीज याद रखना, ये एक वर्ग में है, इन्हीं के लिए इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है इन वर्णों को, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। जो हम ले रहे हैं, समझना, जो वर्ण ले रहे हैं उसी के पहले वाला जो वर्ण है, सबसे पहले वाला, उसी के नाम पर उसका वर्ग का नाम पड़ा है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये वर्ग में है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भैया, वर्गीय व्यंजन। अच्छा, दूसरी बात, ये जो व्यंजन है ये मुख में किसी ना किसी भाग को जाके स्पर्श करते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो छूते हैं, इसीलिए भैया इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा गया है। क्या कहा गया भैया, इनको क्या कहा गया है, स्पर्शी व्यंजन भी कहा गया है। स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है इनको, क्यों, क्योंकि ये मुख के किसी ना किसी भाग में जाके टच होते हैं, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। दूसरी बात, जो ये लास्ट के जो 5वें वर्ण हैं, ये देखो, ये जो 5वें वर्ण हैं ये हमेशा नाक से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको नासिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, नासिक व्यंजन कहा जाता है। और दूसरी बात, ये वर्ग के 5वें स्थान पे आते हैं, इसीलिए इनको पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना, ये वर्गीय व्यंजन। दूसरी बात, ये जो हमारे होते हैं, आपको मैंने एक बार फिर से बता दूं, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। क्या होते हैं भैया, ऊष्म वर्ण के ही गर्म, ठीक, ऊष्म माने क्या होता है, गर्म। अब इससे मतलब क्या है कि जब बोलोगे सा सा, तो ये हमारी जो जीभ है रगड़ के बाहर आ रही है, ठीक है, ऊष्म करके बाहर, तो इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये कितने, तो टोटल हमारे व्यंजन गिनोगे तो कुल कितने व्यंजन हो गए हिंदी में भैया, 33 हो गए। कितने भैया हो गए, 33 हो गए। तो इस बात को याद रखना, ये हमारे थे 25 के 25 व्यंजन। याद रखना, ये वर्ग पे है, और वर्ग को याद रखना, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, 5 वर्ग, तो 5 ही वर्ग होते हैं, इस बात को याद रखना। तो एक वर्ग में 5, ठीक है, तो टोटल वर्ग है 5, तो 5 5 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो इसीलिए ये वर्गीय व्यंजन है। क्या है भैया, वर्गीय व्यंजन है। क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। इन नंबरों को याद रखना, 1 2, 1 से कहने का मतलब है ये सारे 1, 2 से कहने का मतलब है 2 यहां तक का, ठीक है, ये ऐसे ऐसे 2 से मतलब, 3 से अगर बात पूछ ले तो ये यहाँ पे 3 वाली बात, अगर 4 की बात पूछ ले तो ये आर नीचे से ऊपर 4 वाली बात, और 5 से 5, क्योंकि अभी आपको जब अल्पप्राण महाप्राण समझाना होगा तब इनमें नंबरों को याद करवाऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो भैया, आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप तो खैर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप ठहर जाइए, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर वही गाना मन में याद आएगा, कौन सा, कि अखियां लड़ल बजब से व्याकरण समझ न आवे, ठीक है, ये तो होता है। खैर अच्छा, आगे बात करते हैं। देखो अब एक भेद अगला हम लेते हैं। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, अब ये क्या है, ये कौन सी बला है, मैं ये भी बताने वाला हूं आपको। अगर आपसे कह दे कि घोष, घोष का ही अर्थ होता है कंपन, ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से लिख सकते हो, घोष के आधार पर, घोष के आधार पर व्यंजन के भेद। यहां पे घोष का अर्थ ही है क्या, कंपन, यानी वे व्यंजन जिनको बोलने में
हमारी जीभ कंपन लेती है, उनको क्या कहते हैं? घोष के आधार पर। अब ये भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2। तो अब वो कौन कौन से होते हैं वही मैं समझाने वाला हूं। एक होता है भैया अघोष, एक क्या होता है? अघोष, और एक को क्या कहते हैं? सघोष। अब कभी कभी आपको नजर आना, याद रखना, सघोष की जगह कभी कभी आपको घोष ही नजर आएगा, याद रखना। तो वो भी वही मतलब है, यानी अघोष। देखो यहाँ पे समझो, हिंदी में ज्यादातर आपको नजर आना चाहिए कि हिंदी का यहाँ पे आ का अर्थ क्या होता है? नहीं, और नहीं से कहने का मतलब है आ का अर्थ ज्यादातर नहीं होता, और घोष का अर्थ मतलब होता है कंपन। हमने आपको अभी बताया कंपन। तो आपको पता होना चाहिए कि वे वर्ण जिनमें कंपन नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अघोष। और जिनमें स मतलब क्या होता है? सहित। स का अर्थ क्या होता है भैया? सहित। और घोष मतलब क्या होता है? कंपन। तो ये बताइए मुझे कि जिनमें कंपन होती है उनको क्या कहते हैं? सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होती है उनको कहते हैं अघोष। अब बात आएगी कि हम गुरुजी याद कैसे करें? तो हमने कहा बच्चों उसके लिए हम हैं, हम याद कराएंगे आपको। एक ही तरीका है इसको याद करने का, वो है आपकी नंबरिंग। आप अगर नंबर याद रखेंगे तो हर हालत में आपको याद हो जाएगा। समझो कैसे? देखो अघोष 2 भेद होते हैं भैया, हमने कहा। एक भेद है आपका घोष का, ठीक है भैया। दूसरा भेद क्या है भैया? सघोष का। अच्छी बात है, ठीक है, सघोष। तो आपको पता होना चाहिए, हमने कहा कि जैसे अघोष होते हैं 12, और 12 से कहने का मतलब ये है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, हर वर्ग का पहला, याद रखना, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा? अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। अब इसका मतलब क्या है हर वर्ग का? देखो कि जैसे हमने अभी बताया ना, यहाँ पे का है, खा है, गा है, ठीक है, फिर क्या है? घा है, फिर अंगा है। तो ये है पहले नंबर पे, ये है दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार से चा हो गया, छा हो गया, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ये टा हो गया, ये ठा हो गया, ये ता हो गया, ये था हो गया, ये पा हो गया, ये फा हो गया। तो ये जो वर्ण है ये क्या है? अघोष है। ये क्या है? अघोष है। इनमें कंपन नहीं होती है, जैसे का, खा, इनमें कोई कंपन नहीं है। और जैसे आगे बढ़ोगे गा, घा, इनमें कंपन होते, इसीलिए इनको सघोष कहा गया, इनको सघोष अघोष कहा गया। तो अगर जब कभी हिंदी के यानी व्यंजन में हर वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा? अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। अब बात आएगी, अगर ये बात है कि भैया पहला वर्ग तो मान लिया, ठीक है भैया, आपने गुरुजी बता दिए कि हर वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो क्या होगा? क्या होगा? अघोष होगा। हर वर्ग का पहला, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 और 2। इसी को आप जब भी याद रखना तो किस प्रकार से याद रखना है आपको? पहला और दूसरा। और इस प्रकार याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अघोष 12, सघोष 345, सघोष 345, ऐसे 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 याद करना है, ठीक है। याद हो गया? नहीं याद हुआ? देखो जब भी याद हो तो अघोष होते हैं 12, सघोष होते हैं 345। कहने का मतलब ये कि अघोष वे वर्ण होंगे कि हर व्यंजन यानी जो वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण, और ये होंगे तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। हो गए ना 5, इधर के 2, उधर के 3, कितने हो गए? 5 हो गए। तो हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या हो गया? सघोष। इससे अगर आप नहीं समझ में आ रहे हैं तो थोड़ी सी बात और समझ लो। यहाँ पे वो कैसे गुरुजी? ये यहाँ पे देखो, हमने कहा कि ये एक ही वर्ग से समझाते हैं। का है, खा है, गा है, फिर क्या है? घा है, ये है अंगा। तो अब समझ लो, इसमें जो पहला ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया? अघोष। और ये जो बच गए उसको तन्हाई में मार डाला। कहने का मतलब है ये क्या होंगे? सघोष। क्या होंगे भैया? सघोष। बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी कि गुरुजी एक बात बताओ, ठीक है, कि ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनको हम किस में गिने? तो एक बात समझना थोड़ा, यहाँ पे हम एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी के घर में मान के चलो 5 बेटे हैं। कितने? 5 बेटे हैं, मान लेते हैं 5 बेटे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिताजी होते हैं ना,
या माता पिताजी वो हमेशा छोटे बेटे के रहने की कोशिश करते हैं और 90% चांस है कि वो उनके में ही रहते हैं जो सबसे छोटा होगा। तो अब ये बताओ कि ये 5 वर्णों में सबसे ज्यादा छोटा कौन है? ठीक है, तो जो 5वें नंबर पे है यानी जो आखिरी नंबर पे है तो उसके पास यानी अंतस्थ कौन है? पिताजी। तो याद रखना अंतस्थ हमेशा किसके पास रहेंगे? सघोष के पास। दूसरी बात, जिनके पास ये 5वां वर्ण होगा उन्हीं के पास अंतस्थ व्यंजन होंगे, वो चाहे अघोष सघोष हो वो चाहे अल्प प्राण और महाप्राण हो, दोनों की बात इसमें है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे, बस इस बात को याद रखना कि जिनके पास 5वां वर्ण उन्हीं के पास अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। तो अभी हम बता रहे हैं। तो अब बात यह है कि देखो कि अगर अंतस्थ इनके पास आ जाएंगे तो गुरुजी बताइए कि ऊष्म कहाँ गए? ऊष्म रहेंगे इनके पास। ऊष्म किनके पास रहेंगे? इनके पास ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऊष्म व्यंजन कौन है? सा, सा और सा। मगर यहाँ पे जो ये ऊष्म में हा भी होता, हा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बस यही बात है, अघोष कह रहा कि भैया हम हा तुमको नहीं ले पाएंगे, तुम हर समय हा हा करोगे, हंसोगे, इसीलिए हम तुमको नहीं लेंगे, तुम जाओ सघोष के पास। तो कहा ठीक है हम जा रहे हैं, हम कभी बाद बोले ये तो नहीं करना नहीं बोलेगा, तो भी तुरंत उठ के ये यहाँ पे आ गए। तो याद रखना, अब समझना, यहाँ पे या, रा, ला, वा और यहाँ पे लगे हाथन हा भी आ गए, इतने वर्ण। दूसरी अब बची की बात, गुरुजी स्वर भी बता दो कहाँ है। तो इस बात को याद रखना, जिनके पास अंतस्थ रहेंगे उन्हीं के पास स्वर रहेंगे, क्योंकि इनको बड़ी फैमिली चाहिए, इनको छोटी फैमिली चाहिए। ठीक है, जिसके पास 3 बड़ी फैमिली है तो सारी बड़ी फैमिली होगी, तो स्वर भी इन्हीं के साथ रहेंगे। किन्हीं के साथ? स्वर आपको पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं, 11 हम बता चुके हैं। बस भैया सघोष में इनसे ज्यादा वर्ण नहीं होते हैं, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, अच्छी बात है। अंतस्थ वर्ण 11 ला वा और ये हा इन्हीं के साथ रहेंगे। बाकी कौन बच गए? स्वर। टोटल व्यंजन जो होते हैं कौन? 31 होते हैं। नहीं मानते हो तो जोड़ लो, 5 3 15, ठीक है, और 15 4 19 और 1 20 और ये 11, 20 और 11 कितने होते हैं? अभी तक मेरे ख्याल से 31 होते हैं। इतनी गणित थोड़ी बड़ी तेज है। ठीक है, चलो तो अब बचे कितने? अघोष। अघोष कितने हो गए? 1 2, हर वर्ग से 2, तो 5 वर्ग है, टोटल कितने हो गए? 10, और 10 और 1 ये 3 13, तो टोटल स्वर कितने इनके पास? अघोष के पास संख्या कितनी है? 13, और सघोष के पास कितनी हो गई? 31 हो गई। और समझ में आ रही बात? अच्छी बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात नहीं समझ में आ रही। 13 और 31 जोड़ लो, 44 हो गए टोटल व्यंजन हमारे पास। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा। घोष मतलब कंपन, और अघोष मतलब जहां पे कंपन ना हो, ऐ का अर्थ नहीं, घोष मतलब कंपन, जहां पे वे वर्ण जिनको बोलने में हम कंपन ना करें, और सघोष वे वर्ण जिनको बोलने में कंपन होती है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, अघोष के अंतर्गत हर वर्ग का पहला दूसरा, तो हम 12 कह दें, कोई दिक्कत? इनको कह दें सघोष को 345, अघोष 12 345, और बाकी अंतस्थ वो इन्हीं के पास रहेंगे, हा भी इन्हीं के पास रहेंगे, स्वर भी इन्हीं के पास रहेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना जो सघोष है सा मतलब साथ में, ये लोग साथ में रहना चाहते हैं। किसके साथ? साथ में रहना चाहते हैं। इनको छोटी फैमिली चाहिए, इनकी जब कभी छप्पर गिरेगा तो इनको यहाँ कोई नहीं मिलेगा, वो अकेले 31 लोग उठा के छप्पर को टांग देंगे। तो इस बात को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन खत्म कर देंगे, व्यंजन में समय नहीं लगेगा अभी। फिर हम कल से टॉपिक शुरू करेंगे संधि, और एक एक संधि को बेहतरीन तरीके से, हमने कहा संपूर्ण व्याकरण, यूजीसी नेट का तो संपूर्ण सिलेबस और व्याकरण ये सबके लिए होगी, वो स्पेशल बीएड के लिए। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे आप में पूछा जाता हो या ना पूछा जाता हो, पर व्याकरण का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको मैं यहाँ पे ना पढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, बात क्या मुझे मालूम है आप तो जवाब तो दोगे नहीं, पहले ये बता दो कि अगर क्लास भाई समझ में आ रही है तो थोड़ी थोड़ी मेहनत कर दो, तो थोड़ा हमारा भला हो जाए। ठीक है, इधर उधर शेयर कर दो, नहीं शेयर कर पाते हो तो मैं बता दूं शेयर कैसे करा जाता है।
भाई जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे शेयर का बटन आएगा, शेयर से जाओगे व्हाट्सएप में, वहां से जितने पाओ भेज दो और कह दो कि हमारे गुरुजी का चैनल है, थोड़ा जाके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपका भला होगा, हमारा तो पहले ही भला होगा। ठीक है, और जिंदगी भर एहसान मानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर दो, अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी अच्छी बात, इतना तो मैं जानता हूँ, एक ना एक दिन अच्छे वीडियो तो हो ही जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राणवायु के आधार पर आप समझ लो थोड़ा, यहाँ पे प्राणवायु के आधार पर एक टॉपिक मिलेगा आपको। प्राणवायु के आधार पर एक चीज होती है ना, बात ये होती है कि अच्छी चीज आप सोच रहे होंगे कि फ्री में मिल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अच्छी चीज नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी कोई शुरू करता है तो अपने आप में बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है कि मैं एग्जाम में ज्यों के त्यों यहाँ से प्रश्न जो है निकलवा दूं। ठीक है, ताकि अच्छा हो। तो जब भी कोई शुरुआत करे ना तो उसको जरूर ध्यान दो, क्योंकि वो अपना जी जान लगाता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं भाई, आपको भी पता है कि 2 बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, 2 बार, और व्याकरण तो कम से कम 4 साल पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो चाहे यूपी बीएड हो, चाहे यूपी बी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, कंपटीशन के लिए, क्योंकि नेट नहीं, जेआरएफ नहीं हुआ था जब मैं एमए में यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यानी बेची में जब पढ़ने भी नहीं गया था, उससे पहले मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पर ऑनलाइन अभी शुरू किया है, उसके पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राणवायु के आधार पर देखते हैं। देखो प्राणवायु के आधार पर भैया आप कहोगे कि गुरुजी प्राणवायु क्या होता है? प्राण मतलब जान का नहीं, प्राण मतलब जान नहीं होती, पखेरु नहीं होते। ठीक है, आप समझो, इस बात को समझो। प्राण मतलब वायु, वही बात है, वायु मतलब प्राण। ठीक है, एक ही बात है प्राणवायु के आधार पर। इसमें देखो 2 प्रकार के होते हैं भेद, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है भैया अल्प प्राण, क्या होता है भैया? अल्प प्राण। और एक क्या होता है भैया? महाप्राण। क्या होता है भैया? महाप्राण। अच्छी बात है अल्प प्राण, इनका अर्थ बता दो गुरुजी। हमने कहा इस बात को समझो, यहाँ पे प्राण का अर्थ क्या होता है? हमने कहा वायु। क्या होता है भैया? वायु। और आपको पता होना चाहिए कि अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। क्या कह सकते हो? कम या न्यून। तो वो वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख अबाध गति से, यानी बहुत कम समय ले, ठीक है, कम समय ले, कम वायु निकले, उसी को कहते हैं अल्प प्राण, यानी कम हवा मुख से निकले। और महाप्राण, महा मतलब क्या होता है? आपसे मैंने कहा कि ज्यादा। अब महा का अर्थ क्या होता है भैया? ज्यादा। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। क्या होता है भैया? वायु। तो भैया जब ज्यादा वायु निकले मुख से वर्ण बोलने में, तो उनको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। प्रैक्टिकली भी हम बात करेंगे, थोड़ा समझो, थोड़ा रुको, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब हम आते हैं क्या कौन कौन से होते हैं, इनको भी थोड़ा देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो 2 भेद होते हैं। एक भैया हमने बताया अल्प प्राण, एक क्या बताया? अल्प प्राण। अच्छी बात है, बता दिया। दूसरा क्या है? महाप्राण। ठीक, ये भेद बता दिया। अब बात आएगी कि गुरुजी होते कौन कौन से हैं वो। चलो अच्छी बात, हमने कहा आपको एक ही संख्या याद रखनी है। देखो हमने कहा का है, खा है, गा है, और क्या होता है इसके आगे? घा होता है, फिर अंगा होता है? नहीं होता, होता है 1, 2, 3 और 4 एवं 5। इसी पे हमने अघोष अघोष बांटे हैं, इसी पे हम अब अल्प प्राण और महाप्राण बांटेंगे। फर्क कितना होगा? संख्याएं बदली होंगी। इसको कर लो 135, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। और इसको कर लो 24, जो बच गया उसको तन्हाई ने मार डाला। ठीक है, तो ये हमारा 24, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण, हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण। यानी यहाँ पे देखें तो का है, गा है और अंगा, यानी ये पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया? अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। महाप्राण यानी जो बचे, यहाँ देखो खा है और ये क्या है? घा है। तो 2 और 4 नंबर पे ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। बस इतना ही याद रखना है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या हो गया? अल्प प्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आएगी गुरु जी जवाब तो बताए दो कि बाकी सब कहाँ गए। ये ही है, परेशान नहीं होने की जरूरत है। देखो आपको मेरी भाषा में अवधिपन दिखेगा, मैं बता दूं, क्योंकि मैं
ये इधर सीतापुर के साइड का ही हूँ, लखनऊ लखीमपुर के साइड का, तो इसीलिए थोड़ा अवधि दिखेगी। चलो अगली बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो कौन कौन से होंगे, मैंने कहा था कि जिनके पास ये पांचवा वर्ण होगा, ये वाला इधर देखो, ये पांचवा वर्ण होगा, उनके पास अंतस्थ आपको नजर आ जाएंगे। तो कह दो गुरुजी, कह दो कि इनके पास अंतस्थ नहीं होंगे। है भाई, बिल्कुल है। अंतस्थ होते कौन कौन से, हमने कहा तुरंत कह दो, या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। ये इन्हीं के पास रहेंगे। किनके पास? अंतस्थ वर्ण के पास। अच्छा आगे स्वर इन्हीं के हैं, स्वर ये कहीं नहीं जाएंगे। जिनके पास अंतस्थ जाएंगे, लगे हाथन ये भी जाएंगे। ठीक है, तो स्वर, अब स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये हमारा हो गया कौन से? अल्पप्राण। अब बात आएगी महाप्राण। तो भैया महाप्राण जो इसमें नहीं वो इसमें होगा, यानी ऊष्म वर्ण। बस फर्क इतना होगा कि ऊष्म वर्ण में इस बार वो चाहे सा हो, चाहे मूर्धन्य सा हो, चाहे हा हो, ये चारों रहेंगे। अघोष में यानी सघोष में हा, अघोष में ये हा नहीं था, पर महाप्राण में हा रहेगा। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं फर्क है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर इनकी संख्या जोड़ी जाए तो अब निकल के आएगी 14। कितनी? 14। अगर इनकी संख्या जोड़ी जाए तो निकल के आएगी कौन सी? 30। बात वही है घूम फिर के, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बाकी अगर कोई छुटा हो तो बता देना कमेंट करके, मुझे मेरे ख्याल से छुटा नहीं है कुछ। तो प्राण वायु के आधार पर कितने भेद होते हैं भैया? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण के कितने भेद होते हैं? 3। मेरी अल्पप्राण के कितने कौन कौन से स्वर होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यही याद रखना है। बाकी वर्णमाला कौन याद करता है? आप लोग समझते नहीं हो। देखो हर चीज याद नहीं की जाती है। आपको ये 3 पॉइंट, अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं, मैं उनकी खास करके बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बीएड वाले तो समझते ही हैं। यूजीसी नेट के बच्चों को व्याकरण सही से पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। हमने देखा है उनको क्या मिलता है कि हाँ भैया लोग ये सारणी याद कर लो। अरे बच्चे कहाँ तक सारणी याद करेंगे? इतना तो याद कर सकते हो, बस 135 नहीं याद कर सकते हो, 24 नहीं याद कर सकते हो, बस इतना तो याद करना है। पूरी वर्णमाला आपको अपनी जीवन पे होगी। कोई भी किसी प्रकार से वर्ण पूछ ले, मान के चलो आपको सामने रख दिया, भैया बताओ ये घा अल्पप्राण है महाप्राण है, तुरंत सोचो कि ये घा किसका है? भाई का वर्ग का है। कोई बात वर्ग से नहीं मतलब है। कितने नंबर पे आता होगा? चौथे नंबर पे आता होगा। कितने? चौथे नंबर। और चौथा नंबर किसका है? महाप्राण का है। मतलब क्या है? महाप्राण है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मान लो चा है, चा कितना? पहला नंबर क्या है यहाँ पे? अल्पप्राण। ये पांचों वर्ग के लिए ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, का से चा, टा और ता और पा, ये 5 वर्ग होते हैं। सबके सब वर्गों के लिए एक ही समान बात है। ठीक है, तो वर्णमाला याद नहीं की जाती है, इसके कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, आपको याद हो जाए। अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। दूसरी बात, जब मैं वर्णमाला समाप्त कर दूं, इसी बार का एग्जाम उठाना, दिसंबर यूजीसी नेट का, जितने भी वर्ण के प्रश्न पूछे गए, अगर एक प्रश्न आपसे छूट जाए, क्लास देखो, मैंने ये नहीं कहा तुम याद करके जाओ ना, सिर्फ क्लास देखनी है। याद कराने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है, सिर्फ क्लास देखनी है, उसके बाद ठके पेपर देखना है। अगर एक भी प्रश्न आपसे गलत हुआ, ठीक, उसके जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद होंगे, क्योंकि आपने सही से पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहां से होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे आते हैं, क्यों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंटों में है। उच्चारण के आधार पर हम कुछ इनका भेद करते हैं। उच्चारण स्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उच्चारण स्थान अलग होता है, उच्चारण सिर्फ उच्चारण अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक ऐसे बिंदु उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, आप लोग भी राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, हमने अपने आतंक मतलब नहीं रखा है, तो आप भी ना रखें हमसे। ठीक है, सिर्फ कंटेंट पे समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही है तो कमेंट करके इतना बता दिया करो कि सर जी जो आप पढ़ा रहे हैं समझ में आ रही, नहीं आ रहा है तुरंत मैसेज करो, कह दो कि बिल्कुल गुरुजी समझ में नहीं, कोई दूसरा तरीका अपना, तुरंत दूसरा अपनाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर इसके देखा जाए तो कुल 8 भेद हैं उच्चारण के आधार पर। अब वो कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे अलग अलग बातें हैं, अभी तक जो पढ़ा है थोड़ा यहाँ पे बदलाव होगा। जो पहला भेद है, ठीक है, इसको कहते हैं, देखो स्पर्शी, समझना थोड़ा, मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं। स्पर्शी व्यंजन में इसमें अभी तक हमने 25 पढ़े,
ठीक है, स्पर्शी। हम सिर्फ उच्चारण की बात करेंगे, किसकी? उच्चारण की बात करेंगे, ठीक है। तो जो स्पर्शी कैसे होंगे? स्पर्श कहते हैं, स्पर्श ज्यादा बढ़िया लिखेगा, ठीक है, स्पर्श लिख सकते हो। कौन सा? स्पर्श। यहाँ पे अभी तक हम स्पर्श पढ़े, 25 पढ़े, वो अच्छी बात है, जब भी स्पर्श व्यंजन पूछे तो अच्छी है, ठीक है। मगर जब कभी अंदर घुस के पूछेगा तब थोड़ा ध्यान में रखना, इनकी संख्या होती है 16। अब वो 16 मतलब वो कौन से कम होगी भैया? तो अभी मैं बताता हूँ कौन से कम है। देखो इसमें देखो का वर्ग, ठीक है, और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, 4 वर्ग समझना है। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके इन सब के प्रथम यानी प्रथम के 4 वर्ण, यानी प्रथम के 4 वर्ण, प्रथम के 4 वर्ण। 4 वर्ण से कहने का मतलब है जो पंचमा अक्षर था उनको छोड़ दो, ठीक है, इनको छोड़ दो। यानी यहां देखो वर्ग तो हमारे 5 थे, वर्ग तो हमारे क्या थे? 5 थे, उनमें से सिर्फ जो 4 वर्ग हैं उन्हीं को, एक का वर्ग, एक टा वर्ग और एक ता और पा वर्ग, 4 वर्ग हो गए। इनमें से इनके भी 4 ही वर्ण, प्रथम के 4 वर्ण, यानी अगर हम का की बात करें तो का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया, इनकी ही बात की जा रही है। यानी यहाँ पे ये 5वां अक्षर छोड़ा जा रहा है, वो चाहे चाका हो, चाहे टाका हो, चाहे ताका हो, चाहे पाका हो। यहाँ पे चा तो हमने लिया ही नहीं क्योंकि उसका उच्चारण अलग है, ठीक है, इसीलिए मैंने उनको नहीं लिया। ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन है, तो ये हमारे संख्या की कितनी हो गई? 16 हो गई। संख्या कितनी होगी भैया? 16 हो गई। कितनी होगी संख्या भैया? 16। यानी स्पर्श व्यंजन उनको कहते हैं, यहाँ पे उच्चारण के आधार पे जब हम जाएंगे, ठीक है, तो 4 यानी का वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, इनके प्रथम के 4 वर्ण, इनका कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट के जो 5वां वर्ण है वो इसमें गिना नहीं जाता है, ठीक है, तो उनका एक अलग स्थान है, इसीलिए इनको दिया है। दूसरे नंबर पे आता है भैया, दूसरे नंबर पे आता है स्पर्श संघर्षी। कौन सा आता है? ये पहले संघर्षी ले लो, ठीक है, संघर्षी, संघर्षी। अब संघर्षी का अर्थ क्या होता है? संघर्षी का क्या अर्थ होता है? संघर्षी मतलब जो संघर्ष करे, यानी जो वे वर्ण जब बोले जाएं तो संघर्ष करके बाहर आए। इनकी संख्या होती है, आपको मैं बता दूं, 4 होती है। वो आपने पढ़ा होगा, वही संघर्षी आपने पढ़ा होगा, कौन से 4 वर्ण पढ़े होंगे? ऊष्म संघर्षी या संघर्षी सिर्फ, तो यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ठीक है, ये जो होते हैं संघर्षी होते हैं। इनके अलावा उनकी संख्या नहीं गिनी जाती है, पर जो ये होते हैं अरबी फारसी के वर्ण, आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो भैया, अरबी फारसी के जो वर्ण हैं ये भी होते हैं क्या? संघर्षी के अंतर्गत, नहीं, ये भी संघर्ष करते हैं बोलने में। सा सा सा, ठीक है, जब इनको बोलोगे तो ये भी संघर्ष करेंगे, इसीलिए इनको भी संघर्षी कहा गया। इनको क्या कहा गया है? संघर्षी कहा गया। ये हमने उच्चारण का नाम लिया है, ठीक है। अगली बात आती है, तीसरे नंबर पे आती है, कौन से? स्पर्श संघर्षी। कौन से भैया? स्पर्श संघर्षी। ये अच्छी बात है, संघर्षी अलग है, स्पर्श संघर्षी अलग है। यानी वे वर्ण जो स्पर्श भी मुख के अंतर्गत कहीं ना कहीं करते हो और संघर्ष भी करते हो, वो क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी। इनकी भी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखो, आपने चा वर्ग तो पढ़ा होगा, तो पहले के चा, छा और जा और झा, झा यहाँ पे नहीं होता है, इस बात को याद रखना। जो ये 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण इसके अंतर्गत नहीं आता है। चा, छा, जा, झा, यही है क्या? स्पर्श संघर्षी। इनको क्या कहता है? स्पर्श भी मुख के अंतर्गत कहीं ना कहीं करते हैं और संघर्ष भी करते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अच्छी बात है। चौथे नंबर पे देखो एक और स्थान आता है। चौथे नंबर पे क्या आता है? उनको कहते हैं हम लोग नासिक के व्यंजन। समझते हो? नासिक, ठीक है, नासिक, नासिक कह सकते हो, ठीक है, नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन कह लो या फिर नासिक व्यंजन कह लो, बात एक ही है। अब नासिक व्यंजन वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो अब वही अब आगे बात, जो पंचमा अक्षर, ठीक है, वर्ण कितने होते हैं? ये 5, और ये कौन से होते हैं भैया? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर से कहने का मतलब क्या है? यानी वही हर वर्ग का 5वां वर्ण, यानी हम कह सकते हैं अंगा, इया, अड़ा,
ना और मा, इनका क्या नाम है? इनको नासिक कहा गया है। क्या कहा गया है? नासिक कहा गया है। अच्छी बात है, नासिक कहा गया है। अगली बात करते हैं तो एक स्थान और आता है, कौन सा? 5वें नंबर पे संघर्षहीन। 5वें नंबर पे एक और आता है, इसको क्या नाम दिया है? संघर्षहीन। यानी जिनको बोलने में संघर्ष ही ना हो उनको क्या कहते हैं? संघर्षहीन। क्या कहते हैं भैया? संघर्षहीन कहते हैं। देखो वो कौन कौन से, ये दो ही होते हैं, संघर्षहीन दो ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, या है और वाह है। और इन्हीं को आपको मैं बता दूं, इन्हीं को भैया अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अर्ध स्वर? क्योंकि ये स्वर से मिलके बने हैं। ठीक है, ये ई और आ और क्या नाम, ई और आ से मिलके बना है, और ये उ और वा जो है उ और आ से मिलके बना है। इसीलिए ये दोनों स्वरों से मिलके इनका निर्माण हुआ, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। संघर्षहीन मतलब इनको बोलने में कोई भी संघर्ष हमारी जिह्वा को नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इनको संघर्षहीन भी कहा गया है। अच्छी बात है। अगली बात करते हैं हम 6ठे नंबर की। ठीक है, 6 नंबर पे देखो हमारा कौन सा आता है। एक आपने नाम सुना होगा प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं फिर से बता दूं। ठीक है, प्रकंपित नाम नहीं सुना है तो बता दूं। देखो एक होता है प्रकंपित, प्रकंपित एक ही होता है, आपको पता होना चाहिए, उसको कहते हैं ला। क्या कहते हैं? प्रकंपित को ला कहते हैं। दूसरा एक नहीं, सॉरी प्रकंपित। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया है, अभी मैं बता दूं, इसीलिए लुंठित भी कहते हैं इसी को। प्रकंपित को या लुंठित कहते हैं इसको। और इसका जो ये होता है रा, सॉरी प्रकंपित या लुंठित को क्या कहते हैं? रा कहते हैं। अब जहां पार्श्विक होता है, 7वें नंबर पे एक स्थान और ले लो, कौन सा? पार्श्विक। ठीक है, जो पार्श्विक होता है क्या होता है? जो पार्श्विक होता है उसको ला कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक को ला कहते हैं। थोड़ा रुको, थोड़ा पानी पी लें। ठीक है, जो पार्श्विक होता है उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक को क्या कहते हैं भैया? ला होता है। और 8वें नंबर पे हमारा एक बचता है, वो कौन से बिंदु है? ताड़न जात बिंदु। ताड़न जात जो बिंदु है उसको, ये होता है हमारा कौन सा? दो ही होते हैं ना, एक अड़ है और एक अड़ है। ठीक है, तो ये हमारे 8 नंबर पे उच्चारण स्थान थे। ठीक है, दिखता नहीं है तो मैं ऊपर लिख दूं इनके। चलो पहले इतना लिख लिया है, यहां पर लिख देता हूं साइड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद में थोड़ा लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देकर देख नहीं रहा है तो बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। देखो, एक मैंने कहा अगर दिख नहीं रहा तो एक याद रखना, संघर्षहीन कौन कौन से होते हैं भैया? आपको बता दूं, संघर्षहीन कौन कौन से होते हैं? एक होता है या और एक होता है वा। इन्हीं को आपको क्या कहा जाता है? मैंने कहा क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। एक होता है, मैंने आपका क्या कहा? प्रकंपित। क्या कहा भैया? प्रकंपित। इसी को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। ठीक है, तो इसी इनको, ये कौन सा है? ये क्या है? रा है। अगली एक बात आती है पार्श्विक की। कौन सी भैया? पार्श्विक जो वर्ण कौन सा होता है? ला होता है। एक बचता है हमारा कौन सा? ताड़न जात बिंदु। कौन सा भैया? ताड़न जात बिंदु। इसी को ताड़न जात कह लो। ठीक है, या इसको कह लो फेंका हुआ वर्ण। क्या कह लो? फेंका हुआ कह सकते हो, या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हो। लिख लेना, वो कौन सा वर्ण होता है भैया?
कौन सा होता है? दो ही होते हैं। एक होता है भैया आपको मैं बता दूं डा, और एक होता है अढ़ा, यानी अढ़े और अढ़े। तो ये हमारे हुए कुछ उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आएगी यहाँ पे, एक एक बिंदु बचा है उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पे लिख लीजिए। अच्छा, इससे पहले थोड़ा हम दो छोटी छोटी बातें और कर लें। ठीक है, चलो लिख लो उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पे जो भेद हैं व्यंजनों को, अब इसमें हम व्यंजन और स्वर सब लेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसमें अगर देखो, अब हम अगर आपसे बात करें हम इस प्रकार से कि सब तैयार हो जाए आपका। ठीक है, अगर आपके सामने मैंने लिख दिया भैया कि ये बताओ कंठ, कंठ में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तब आपको लिखना, तो आपको थोड़ा पीछे जाइए। अगर हम स्वर में लें तो आपको पता होना चाहिए आ और दीर्घ आ, ये भी क्या है? कंठ है। अच्छा, एक और बात ले तो हमको पता है जो का वर्ग है वो भी क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है, नहीं है कंठ? चलो, और अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो आपको पता होना चाहिए जो विसर्ग है, क्या है? विसर्ग, ये भी क्या है? कंठ है। ये हम सारे एक साथ लिख रहे हैं आपके सामने, यानी ह्रस्व दीर्घ, और जो का वर्ग है पूरा का वर्ग, का खा गा घा अंगा, ये भी क्या है? कंठ है। और क्या है? एक विसर्ग, इसको विसर्ग हम कह सकते हैं, ये भी क्या है? कंठ है। ठीक है, ये उच्चारण स्थान के। अगर हम कंठ के बाद लेते हैं कौन सा? तालव्य लेते हैं। कौन सा? तालव्य ले लें। ठीक है, यहां पे ले लिया अगर स्थान, कौन सा भैया? तालव्य। तो तालव्य में कौन कौन से आएंगे? देखो, सबसे पहले ह्रस्व आ, तो यहाँ पे आएगी ई, और क्या आ जाएगी? दीर्घ ई। अगर वर्ग में देखें तो कौन सा आ जाएगा भैया? चा वर्ग। अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि तालव्य में कौन आता है। तालव्य में एक आपको पता होना चाहिए, ये वाला सा आता है। कौन सा? तालव्य सा जिसको कहते हैं। और कोई आता है? हाँ आता है भैया, क्यों नहीं आता है? आपको पता होना चाहिए जो या है, कौन सा? ये वाला या, ये भी क्या है? तालव्य है। ठीक है, यानी तालव्य में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चा वर्ग और सा, तालव्य सा, और ये वाला या, इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। इस सा को, इस बात को याद रखना, इस सा को तालव्य सा कहते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ा चलो यहीं पे लिख ले फिर से। ठीक है, इनको समझ लो थोड़ा। सा, मूर्धन्य सा, और ये दंत सा। इस सा को क्या कहते हैं? यहीं पे समझ लो, फिर बता देता हूँ। इसको कहते हैं तालव्य स्वर, तालव्य सा। क्या कहते हैं? तालव्य। इसको कहते हैं क्या? मूर्धन्य। अब इनके बाद इनका इसी नाम से जाना जाए, इनको क्या कहते हैं? दंत स्वर। क्या कहते हैं? दंत स्वर। याद रखना, क्या कहते हैं भैया? दंत स्वर। तो इस बात को याद रखना, दंत सा, इनका यही स्थान है। चलो अगली बात, तालव्य। तालव्य के बाद हमारा कौन सा आता है भैया? कौन सा आ गया? मूर्धन्य आ गया। कौन सा हो गया भैया? मूर्धन्य। कौन सा आ गया भैया? मूर्धन्य। मूर्धन्य में देखा जाए कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक आ गई आपकी री। कौन सी आ गई? री। दूसरी बात, मूर्धन्य में कौन सा आएगा? चा के बाद कौन सा आ गया भैया? टा वर्ग। कौन सा आ गया भैया? टा वर्ग। देखो, एक आ गया कौन सा? टा वर्ग। एक आपको पता होना चाहिए रा, और एक आपको अभी हमने बताया कौन सा? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य के बाद अगर आपको एक और स्थान मिले, वो स्थान कौन सा होगा मूर्धन्य का? तो मूर्धन्य के बाद आपको मिलेगा कौन सा? ओष्ठ है। कौन सा मिलेगा भैया? ओष्ठ है। तो ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे? तो आपको पता होना चाहिए, एक है ह्रस्व उ और एक है दीर्घ उ। ह्रस्व उ और दीर्घ उ। इसके बाद इसमें कौन सा आएगा? ओष्ठ के बाद पा वर्ग। ठीक है, यानी जो, चलो इसका अगर इसी प्रकार ले तो थोड़ा इधर उधर हो गया है, पर कोई बात नहीं है। चलो इसमें लिख लो, कोई बात नहीं। पा वर्ग। कौन सा भैया? पा वर्ग। कौन सा? टा के बाद कौन सा? पा वर्ग। कौन सा भैया? पा वर्ग है। कौन सा भैया? पा वर्ग। ओष्ठ में कौन सा? पा वर्ग। और इसमें कौन सा आ जाएगा?
ठीक है। और कौन सा आएगा, देखो ह्रस्व दीर्घ पावर्ग है पूरा, और ओष्ठ में कौन सा आता है, कोई आता है, नहीं आता है। चलो अब अगली बात आती है दंत पे। कौन सी भैया, दंत पे। दंत में कौन कौन से आएंगे आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको ये वाला ली हो गया, और एक लाही हो गया। दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन, तावर्ग हो गया। कौन हो गया, तावर्ग हो गया। और एक आपको ये दंतिसा हो गया। इनका उच्चारण ये स्थान है, यानी ये कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं। इनको बोलने में हमारी जीभ तालु में जाके स्पर्श करती, इसीलिए इनको तालव्य भी कहा गया। मूर्धन यानी हमारा जब भी ये स्वर बोले जाते हैं तो मूर्धा में जाके जो है रगड़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, तब जाके ये मूर्धन, इसीलिए कहा गया। ओष्ठ यानी ओठों को गोल कर देते हैं, ओठों पे जाके हमारे जो लगते हैं, इसी की वजह से इनको ओष्ठ कहा गया। और दंत यानी जिसमें दांतों में थोड़ा थोड़ा जो है स्पर्श होता है, इसीलिए इनको दंत कहा गया। ठीक है, चलो आगे तो हम बता ही चुके थे। अब कुछ बचता है, उसमें एक है आपको पता होना चाहिए दंतोष्ठ। ठीक है, एक नाम है भैया, याद रखना, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ आपको पता होना चाहिए। ये वाह ये बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दांत और ओठ से मिलके बोला जाता है, इसके लिए इसका नाम रख दिया गया कौन सा, दंतोष्ठ रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, दंतोष्ठ रख दिया गया। और अगली एक बात आती है, इसमें से एक बात और आएगी कि कोई बताए मुझे स्वर यंत्रमुखी। देखो स्वर यंत्रमुखी, या हम कह सकते हैं अलजीवा। ठीक है, अलजीवा स्वर, अलजीवा व्यंजन कह सकते हो, वो कौन सा है, तो एक ही व्यंजन है। कौन सा है भैया, हाँ, कौन सा है, हाँ। इसी का एक और नाम मिलता है, कभी कभी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, काकल वर्ण। क्या मिलता है भैया, काकल वर्ण। याद रखना, इतना नाम है ये, हा के काकल वर्ण, स्वरयंत्रमुखी, अलजीवा व्यंजन। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, हा होते हैं। कौन से होते हैं भैया, हा होते हैं। ये हमारे कुछ थे उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठ में पूछते हैं तो कावर्ग, चावर्ग हमारा क्या होता है, तालव्य होता है। याद रखना, देखो चावर्ग तालव्य क्यों हुआ, क्योंकि जब बोलो इसको चा, तो हमारी चा बोलोगे, बोलो थोड़ा, बोलो आप रुक गए, फिर से बोलो, चा बोल रहे तो हमारी जीभ कहीं जाके उस पे तालु पे चिपक रही, चा, इसको कह दिए तालु। अब इसको बोलो थोड़ा, टा। अब ये टा जब बोलोगे तो एकदम मूर्धा में जाके टा बोलो, टा, तो उस पे जाके मूर्धा में लड़ रही ऊपर, इसका नाम कह दिया गया टा। चलो पावर बोलो, पा, हमारे वर्ड बंद हो रहे हैं, पा। ठीक है, तो इसको हो गया ओष्ठ वर्ण। दंत बोलो, ता, तो हमारी जीभ दांतों में लड़ रही है, ता, इसीलिए ये क्या हो गया, दंत हो गया। कुछ इसको प्रैक्टिस करके देख लो, तो वहां एग्जाम में कभी गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, इनको याद रखना, रा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, ये तीनों सा में याद रखना कि ये वाला जो सा है ये क्या है, तालव्य है। ये क्या है भैया, मूर्धन्य है। अच्छी बात है। फिर कौन सा बचा, दंत सा कौन सा है, ये दंत हो गया। चलो अच्छी बात, दंतोष्ठ मतलब वह है। स्वर यंत्रमुखी, अलजीवा कौन सा हो गया, हा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, 2 पॉइंट बचे हैं ऐसे जिनको जान लो। एक देखो होता है भैया, आपको मैं बता दूं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। देखो संयुक्त व्यंजन अलग होता है, संयुक्त अक्षर अलग होता है। ठीक है, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है संयुक्त अक्षर, एक होता है द्वित्व व्यंजन। ठीक है, चलो तो फिलहाल आप संयुक्त अक्षर समझो। ठीक है, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। देखो संयुक्त अक्षर क्या होता है ये समझो, आपको पता होना चाहिए। देखो एक आपने ये वर्ण देखा, छा हो गया, एक आपने त्रा देखा होगा, और एक आपने क्या होगा, ज्ञा देखा होगा, छत्र, और एक आपने ये देखा होगा, स्रा। ठीक है, तो इन्हीं का जो मेल है उसी को कहते हैं कौन सा, संयुक्त अक्षर। यानी ये कैसे बने, ये कैसे बने। संयुक्त अक्षर कहने का मतलब ये,
अभी मैं बता दूं, अभी ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। देखो ये संयुक्त व्यंजन है, ये क्या है, संयुक्त के नीचे हल चिन्ह लगा, ये संयुक्त व्यंजन है। और जैसे मैंने इनको हटा दिया, अब ये संयुक्त अक्षर हो गया। क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया। क्यों संयुक्त अक्षर है, उसका भी एक कारण है, समझना थोड़ा यहाँ पे। पहली बात, ये बनते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। एक ये का और एक ये सा, ठीक है। इससे बनता है क्या, का और सा से बनता है छा। चलो ये किससे बनता है, ता और रा से। इस बात को भी याद रखना, जो पहला वर्ण होगा वही हल चिन्ह होगा, ये हल चिन्ह नहीं होगा। अभी वो भी मैं तरीका बताता हूं। ये देखो कैसे बनता है, जा और यहाँ से। कैसे बनता है, जा और यहाँ से। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे बनता है, सा और रा से। अब थोड़ी सी बात समझना, जब आप कभी ऑप्शन में ऐसे मिल जाए कि ये छा किस योग से बना है, तो सेम अगर आपको इस प्रकार से नजर आए, का में हल चिन्ह लगा हो और मूर्धन्य सा में हल चिन्ह ना लगा हो, इसका मतलब यहां भी हल चिन्ह नहीं होना चाहिए। अब ये एकदम परफेक्ट है, चाहे किसी प्रकार से पूछे। अगर भैया ऑप्शन में एक इसी प्रकार से भी नजर आएगा कि हाँ छा में भी आपको हल चिन्ह लगेगा, तो याद रखना अगर छा में हल चिन्ह है तो दोनों में हल चिन्ह होना चाहिए, ये भी याद रखना। जैसे प्रश्न पूछेगा उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। देखो एक बार फिर से समझो, ठीक है। पहली बात, अगर ऐसे है तो भैया गलत ही है, एक इसमें से आधा होना चाहिए। तो आधा जब भी होगा, अब ये एकदम परफेक्ट है, यानी ये छा बनने के लिए इसका आधा इसका पूरा होना जरूरी है, ठीक। और अगर ये आधा हो गया, अगर ये आधा है ऑप्शन में दिखा, तो समझ लो ये दोनों आधे होने चाहिए, ठीक है। वो हर किसी के लिए है। अगर ये आधा नहीं है तो ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप तरीका याद रखना, ठीक है। त्रा कैसे बनता है, ता और रा से। ज्ञा कैसे बनता है, जा और यहाँ से। इसीलिए कभी कभी देखा होगा कोई जो बहुत ही व्याकरण को अपने अंदर ही संभाल लेते हैं, वो विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञा और जो ज्ञा बनता है, जा और यहाँ से बनता है, इसीलिए विज्ञान बोलने लगता है, ठीक है। तो ये होता है तरीका। चलो ये होते हैं संयुक्त अक्षर, याद रखना। एक और बात है जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अयोग वाहन हमने बताया था। लिख लो, एक बात और लिख लो, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। अयोग वाहन, ठीक है। अयोग वाहन हमने कहा था, ये कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक अनुस्वार होता है और एक क्या होता है, विसर्ग होता है। ये हमेशा स्वर पे ही लगते हैं, याद रखना, स्वर वर्ण पर ही लगते हैं, कभी भी ये व्यंजन पर नहीं लगेंगे। व्यंजन पर ये नहीं लगेंगे, ये हमेशा स्वर पर ही लगेंगे। कौन, अयोगवाह, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर हम एक और बात कर लें यहाँ पे पॉइंटों में, एक और अगर हम आज व्यंजन सूत्र समाप्ति कर दें, एक और पॉइंट पे बात अगर हम करना चाहें तो समझो यहाँ पे इनके बारे में। देखो ये क्या है, इनके नाम समझो। सबसे पहली बात देखो, इनके कुछ नाम है। एक बार तो इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, ताड़न जात बिंदु। क्या कहा जाता है, ताड़न जात, ठीक है। एक नाम इसका है भैया फेंका हुआ। क्यों फेंका हुआ, अभी मैं बताता हूं। एक नाम इसका है, आपको बता दूं, कौन सा, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसको कहा जाता है। एक और नाम इसका किया जाता है, कौन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ये इतने नाम हैं इनके, ठीक है। अब इनको क्यों कहा जाता है, देखो फेंका हुआ वर्ण इसलिए इनको कहा जाता है कि जब इनको बोलोगे अढ़ अढ़, ऐसा लगेगा कि हमारी जीभ अंदर से कुछ लेकर आती है और इनको बाहर फेंकती है, इसीलिए फेंका हुआ वर्ण आता है। द्विगुण क्योंकि ये इनके दो गुण होते हैं, इसीलिए। और उत्क्षिप्त व्यंजन, ये उत्क्षिप्त व्यंजन इसीलिए कहे जाते हैं, ठीक। अब समझना थोड़ी सी बात, यहाँ पे एक जानकारी इनके बारे में। एक चीज याद रखना कि इनको यहाँ पे समझना कि इनको, इन स्वरों को, इन वर्णों को, इनको कभी हम आधा नहीं कर सकते, यानी ये कभी आधे नहीं हो सकते, इनको कभी आधा नहीं कर सकते।
आधा नहीं कर सकते। आधा नहीं कर सकते से क्या मतलब है, यानी इनमें ये कभी भी इनके नीचे हर चिन्ह नहीं आएगा, ये व्यंजन कभी भी अपनी जिंदगी में कभी भी आधे नहीं होंगे। ठीक है, ये जब भी आते हैं बीच में पूरे आते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट एक और आता है कि इन व्यंजनों से, यानी इन वर्णों से, ऐसे समझो कि इन वर्णों से कभी भी भैया शब्द की शुरुआत नहीं होती है। शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये भी याद रखना। शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन की बात है यहाँ पे। ठीक है, इनको इसलिए इनको द्विगुण कहा गया क्योंकि इनके दो दो गुण मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है। याद रखना, इनको आधा नहीं कर सकते और इन वर्णों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, चलो अगली बात। अब हम थोड़ी वर्णों की संख्या के बारे में बात करके अपने हम बिंदु पे पूर्ण विराम लगाते हैं, और कल से जो हमारी क्लास होगी वो संधि की होगी। वर्णमाला में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, कुछ भी उठा के देख लेना, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो एक बात आपको मैंने विदेशी व्यंजन बता ही दिया, नहीं बता दिया, चलो इसी बात पे यहाँ पे लिख लो, थोड़ा विदेशी व्यंजन भी लिख लो। विदेशी व्यंजन क्यों? ठीक है, विदेशी व्यंजन कर दो, ग्रहित व्यंजन कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रहण किया है, तो विदेशी व्यंजन चाहे ग्रहित व्यंजन, ठीक है, चाहे अरबी फारसी के व्यंजन, किसी भी कुछ भी नाम इनको दे सकते हो। ठीक है, अरबी फारसी के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमने कहा का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा सॉरी का, खा, गा, जा और फा, जिनके आगे वो भी ये नुक्ता चिन्ह लगा होगा, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? विदेशी व्यंजन या ग्रहित व्यंजन या अरबी फारसी के व्यंजन, मेहमान व्यंजन इनको भी कह सकते हो, क्योंकि हमें हमारे यहाँ आए हैं, हम इनकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी ने 3 ही माने हैं फिलहाल, वैसे तो कामता प्रसाद गुरु ने भी 5 ही माने हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट बात बची है, बिल्कुल लास्ट बात है, सिर्फ वर्णों की संख्या की बात करेंगे। कभी कभी आपको जो वर्णों की कुल संख्या की बात होगी, कभी कभी अगर संख्या की बात होगी, थोड़ा बता दें, पानी पी लें। जब कभी वर्णों की संख्या की आपके पास सोचोगे, कभी कभी पूछते होंगे कि भैया कितनी 35 है, 44 है, या 52 है, या फिर 56 है, क्या है, कौन सी मूल संख्या हम माने वर्णों की? तो देखो संख्याएं सारी सही हैं, बस पूछने का तरीका उसका अलग होगा कि जैसे पूछेगा उस प्रकार से आपको जवाब देना होगा। जैसे मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो चलो बताओ भैया, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 11। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, हम जानते हैं, पढ़ के आए हैं आप। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले व्यंजन कितने होते हैं, तो कहोगे गुरुजी 33। तो ये बताओ ये टोटल कितने हो गए? 44। अब देखो इनको कहा जाता है मूल वर्ण। क्या कहा जाता है? मूल वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या हम इनको कह सकते हैं साधारण वर्ण। क्या कह सकते हैं? साधारण वर्ण। अब पूछ ले, उसका पूछने पर डिपेंड करेगा कि दरअसल पूछ क्या रहा है, मूल वर्ण पूछ रहा है, साधारण वर्ण पूछ रहा है, तो 44 लगाना है। अच्छा, दूसरी बात, अब जोड़ो यहाँ पे, गुरु भैया हमको ये बताओ जरा अंतस्थ कितने होते हैं? कहोगे गुरुजी 4। ठीक है, ऊष्म बताओ कितने होते हैं? अच्छा, वो तो इसमें आ ही गए, सॉरी वो तो इसमें हमने ले लिए। ठीक है, ले लो ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात बिंदु लेना, तो ताड़न जात बिंदु कितने होते हैं? 0-2। अयोगवाह कितने होते हैं? ये भी बताओ जरा, अयोगवाह कितने होते हैं? 0-2। अच्छा, अगली बात अगर हम कर दें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? तो कहोगे 4। अब देखो कितने हुए, जरा जोड़ो कितने हुए? 4 4 8। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 4 4 2 6 6 2 8, और 8 और 44 कितने हो गए? 52 हो गए, नहीं हुए? 8 4 12। अब ये देखो हो गए 52। तो इनकी ये संख्या हमारी मान ली जाएगी कौन सी? हिंदी के कुल वर्ण। देखो अगर आपसे हिंदी के कुल वर्ण पूछता है,
हिंदी के कुल वर्ण अगर पूछता है तो हमारी संख्या कितनी होगी? 52। अभी समझना, संख्या पे और याद रखना। अब आते हैं अरबी फारसी के 3 व्यंजन लिए गए हैं जो एनसीईआरटी ने माना है। ठीक है, अरबी फारसी वाले देखो, अरबी फारसी के 3, वो भी कौन कौन से? एक का है, एक खा है, और एक कौन सा है? और एक है घा। ठीक है, एक मिनट, नहीं, समझो, यहां पे समझो, आगे से लिखते ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अरबी फारसी वाले एनसीईआरटी के अनुसार, अरबी फारसी के अनुसार, ठीक है, तो उसमें देखो एक होगा आपका खा। ठीक है, खा हो गया, जा और फा। ठीक है, जा और फा, अगर ये 3 तो, और एक आपका एक आगत स्वर था, तो ठीक है, ये वाला आगत स्वर, ये तो ये हमारे कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 4। तो अगर हम 4 इसमें जोड़ दें तो ये हमारी संख्या कुछ बन रही है आपकी 56। इनको कहा जाता है हिंदी के मानक वर्ण। क्या कहा जाता है? मानक वर्ण। अब उसको पूछने पर डिपेंड करेगा कि वो पूछता क्या है। अगर पूछता है कि हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं? 44। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं? 56। 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे पूछेगा उस प्रकार से आपको उत्तर देना होगा। तो हमारी आज वर्णमाला समाप्त हुई। ठीक है, अगर कहीं कुछ छूट रहा हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारे ख्याल से कुछ नहीं छूट रहा है। ये वर्णमाला जो टॉपिक था ये बीएड वालों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूजीसी नेट वालों के लिए। यूजीसी नेट के बच्चे खास करके ध्यान दें, आपको वर्णमाला जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, अब ये वर्णमाला समाप्त हो गई, उठा के आप यूजीसी नेट का किसी भी एग्जाम, किसी भी पेपर उठा के देख लें जिसमें वर्णमाला पूछी गई हो। अगर एक प्रश्न आपका बाहर जा रहा है तो कमेंट करके बताएं कि सर जी इसका उत्तर क्या होगा, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। फिलहाल मैंने कुछ वैसा छोड़ा नहीं है। ठीक है, चलो, तो आज ये हमारी, कल से हम संधि की क्लास शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। चलो, तो आज क्लास हमारी यही रहती है, और आप लोग जो थोड़ा मेहनत करिए इस पे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।